अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एडवोकेट जिब्रान नासिर है। मैं मेहदी अली काज़मी साहब के साथ यहाँ मौजूद हूँ। आप लोगों के सामने काफ़ी हफ्तों से दुआ ज़हरा का केस है, उसकी गुमशुदगी का, और उसके बाद एक निकाहनामा सामने आया एक कमसिन बच्ची का, और फिर कुछ फैसले हाई कोर्ट के अंदर हुए हैं और ट्रायल कोर्ट में मामला चल रहा है। हमें पीर के रोज़ जो है इंगेज किया गया है बतौर वकील इसके अंदर, और उसके बाद से जो भी इसमें पेशरफ्त है उस हवाले से आपको आगाह करने के लिए आज हमने मदऊ किया है। सबसे पहले आप जानते हैं कि हाई कोर्ट ने अपने फैसले के तहत बच्ची को सेट एट लिबर्टी यानी कि अपनी मर्जी के हवाले से आज़ाद कर दिया है कि वो जहाँ भी जाना चाहे। उसके अंदर चूँकि उन्होंने उसको आज़ाद करते हुए एक एज सर्टिफिकेट पे रिलायंस प्लेस की है, इन्हिसार किया है, और साथ में बच्ची की स्टेटमेंट भी किया है, तो उसका जो एक मनफी असर हमें सामने आ रहा है कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी से एक तरीके से बरीउज़्ज़मा हो गई है, ये अपने आप को समझ रही है। पुलिस ने फ़ौरन बगैर किसी देर किए उस फैसले के बाद सी क्लास के अंदर एक चालान जमा कराया। उस चालान के मुताबिक जो हमारे पास इस वक्त है, उसको जब आप पढ़ते हैं तो नज़र आता है कि जो भी नादरा के डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि वाक़े की तारीख से 7 साल पहले जिनका इजरा हुआ है, और हमारे यहाँ कानून इस हवाले से बड़ा क्लियर है कि अगर वाक़े से पहले कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो उम्र के हवाले से किसी शख्स के, वो नादरा का डॉक्यूमेंट हो, बे फॉर्म हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, पासपोर्ट हो, तो उसको क्रेडिबिलिटी दी जाती है। अगर कोई क्राइम के बाद उसका इजरा हुआ होता, इन्होंने रिसेंटली जाके बे फॉर्म बनाया होता, तो उसकी वो बात ना होती। तो उसको रद्द कर दिया और इन्हिसार इस बात पे किया है कि जी बच्ची 17 साल की है। इसमें एक और पहलू हमारे लिए ज़ेर गौर ये है कि जिस एज सर्टिफिकेट पे रिलाई कर रही है पुलिस और उसको हतमी मान रही है और अपनी तरफ से एक फाइनल एडजुडिकेटर बन गई है कि तारीख पैदाइश बच्ची की या उम्र बच्ची की क्या है, उस मेडिकल सर्टिफिकेट को जो है एक डॉक्टर ने तश्कील दिया है, तैयार किया है। हमारे यहाँ कानून इस वाले से भी बहुत क्लियर है कि जब आप मेडिकल एविडेंस पे रिलाई करें, अगर आपको ज़रूरत पेश आए, वैसे तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस काफ़ी होता है, तो आप एक मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट लेते हैं जिसमें मल्टीपल एक्सपर्ट्स होते हैं, क्योंकि ऑसिफिकेशन टेस्ट या ये जो आपकी हड्डी को एक्सरे देख के अंदाज़ा लगाया जाता है उम्र का, ये गेस वर्क होता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के बहुत वाज़ेह नज़ीरें हैं। तो बजाय इसके किसी एक डॉक्टर के गेस वर्क पर रिलाई किया जाए, मल्टीपल डॉक्टर्स का बोर्ड होता है, और मल्टीपल डॉक्टर्स जो हैं वो बोर्ड के तहत जो एक ओपिनियन सामने आता है उस पर लेके वो काम करते हैं। मजीद ये कि इसके साथ हमने जब चालान पढ़ा तो हमें नजर आता है कि मरकजी जो मुल्जिम है इस केस का, ज़हीर अहमद, जिसके साथ निकाहनामा एक सामने आया मुबैना, उसकी इंटेरोगेशन कोई भी नहीं हुई है। जब उसकी इंटेरोगेशन नहीं हुई है और जहाँ तक बच्ची के कुछ बयानात के ऊपर जो मुख्तलिफ अदालतों में दिए गए हैं उस पर इन्हिसार कर रही है पुलिस, तो उन बयान में से कोई भी बयान ये वाज़ेह नहीं करता, आपके इल्म में है, कि बच्ची कराची से पंजाब कैसे गई है, किसके साथ गई है, कौन लेके गया है, कौन उसके अंदर फैसिलिटेट कर रहा था। तो जो सारे तमाम शवाहिद इकट्ठे करने के थे, जो इंटेरोगेशन करने की थी पुलिस की, वो नहीं कर रही। मजीद ये कि इस बात पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार है कि बच्ची अपनी मर्जी से गई है, बच्ची बार बार कह रही कि मैं अपनी मर्जी से गई हूँ। हमारा कानून आज का नहीं, दहाइयों का इस बात से क्लियर है कि जहाँ 16 साल से कम उम्र हो किसी बच्ची की, वहां पे जब वो घर से जाती है और उसका जो मेंटल स्टेट है वो इममटीरियल होता है। अदालत 16 साल से कम बच्ची का मेंटल स्टेट या उसकी रजामंदी फॉर द पर्पसेस ऑफ अबडक्शन एंड किडनैपिंग नहीं देखती। हम इस वक्त शादी या निकाहनामे की बात नहीं कर रहे, ये अलग अलग ऑफेंसेस है, तो मैं वाजे कर रहा हूं। उसकी वजह यह है कि किडनैपिंग का जो कानून है उसमें जो डेफिनेशन दी गई है, उस डेफिनेशन के अंदर ही लिखा गया है कि जहां बच्ची 16 साल से कम हो या लड़का 14 साल से कम हो, वहां जरूरी नहीं कि उसे टेक अवे यानी कि पकड़ के लेके जाया जाए, वहां पे इंटाइसमेंट भी हो सकती है। इंटाइसमेंट है वर्गला के, बहला फुसला के, राजी करके, और यहां तक नजीरें हैं कि जरूरी नहीं है कि कोई इंसान घर आया हो बच्ची को अगवा करने के लिए। अगर किसी इंसान ने इस तरह का सिनेरियो क्रिएट किया था कि बच्ची को गारंटी दी हुई थी कि तुम अगर अपने घर से निकल के पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आ जाओ तो उसके बाद हम तुम्हें शेल्टर भी देंगे, हम तुम्हें अपने पास भी रखेंगे, यानी कि हम तुम्हें अब तुम्हारे वालिदैन की सरपरस्ती से दूर रखेंगे, तो वो किडनैपिंग के जुमरे में आता है। ये तमाम तर चीजें जो हैं, हमें चालान में क्या इनकी इन्वेस्टिगेशन हुई नजर नहीं आ रही। उससे बहुत बड़ा मसला कि आपके इल्म में 20 तारीख को पीर को ट्रायल कोर्ट के सामने चार्ज के ऊपर फैसले के लिए जज साहब ने रखा हुआ है कि अगर हमारे कोई दलाइल हैं तो वो सुनेंगे। हमें अब तक कोई ना कोई दुश्वारी क्रिएट करके पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन फाइल शेयर नहीं कर रही। प्रोसीजर ये होता है कि जब चालान कोर्ट में जमा हो जाए
तो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन फाइल जो है वो जमा करा देती है प्रोसिक्यूशन ब्रांच में। और चूंकि हमने एप्लीकेशन दी हुई है अदालत के सामने कि हमें प्रोसिक्यूशन को असिस्ट करने दिया जाए बतौर मुद्दई मुकदमा, तो हम प्रोसिक्यूशन ब्रांच से वो तमाम शवाहिद हासिल कर सकें, उसको खोल के एक एक वर्क देख सकें, पता कर सकें किन किन गवाहों के बयान कलम बंद किए गए हैं, कहाँ कहाँ से क्या चीज़ें गैदर की गई हैं, किन किन चीज़ों का मुशीरनामा बनाया है, किन किन चीज़ों की फ़र्द बनाई है। हमें इसकी एक्सेस नहीं दी जा रही, हमें बस कहा जा रहा है कि जो 1.5 पेज की समरी लिखी आईओ साहब ने, इसी को कर लें काफ़ी है, यही पढ़ के आप मुतमईन हो जाइए। इस रवैये के हवाले से जो मेरे ख्याल में एक तरीके से अनप्रोफेशनल है और इनकॉम्पिटेंट है, हमने गुज़िश्ता रोज़ एक एप्लीकेशन मूव की है आईजी सिंध साहब को और एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन सिंध को कि हमें इसके अंदर चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चाहिए, हमें इस केस में री इन्वेस्टिगेशन चाहिए, जिसके बाद पुलिस एक सप्लीमेंट्री चालान हकायक के ऊपर मबनी पेश करे अदालत के सामने, और इसके साथ साथ हमें ड्यू प्रोसेस के जरिए रसाई दी जाए पुलिस इन्वेस्टिगेशन फाइल तक, ताकि हमारा जो फेयर ट्रायल का राइट है वो खराब ना हो। इस पूरे मामले में हम क्या सराइयों पे नहीं जा रहे, जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स हैं कानून की वो पूरी होती नजर नहीं आ रही, इसको हमने एजिटेट किया है। उसके साथ मजीद एक और अपडेट है आज का कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मोहतरम मौजूद सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हमने मौजूद सिंध हाई कोर्ट का जो फैसला था 8 जून 2022 का, उसको चैलेंज किया है एक CPLA के जरिए, और साथ में एक अबूरी आप कह रहे रिलीफ, इंटरिम रिलीफ के लिए दरखास्त दी है, जिसमें बुनियादी तौर पे हमने सस्पेंशन मांगी है हाई कोर्ट के ऑर्डर की, जिस ऑर्डर के तहत दुआ ज़हरा जो है वो आज़ाद है कहीं भी अपनी मर्जी से जाने के लिए, और हमने अदालत से दरख्वास्त की है कि बच्ची को रिकवर करके या वालिदैन के हवाले या स्टेट कस्टडी में, जहां वो बेहतर समझें, कोई शेल्टर होम हो या चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट हो, वहां रखा जाए जब तक इस केस का फैसला नहीं होता जो सुप्रीम कोर्ट के सामने है। और तीसरा, अगर अदालत बेहतर समझे, क्योंकि हमारा एनएसआर नादरा के डॉक्यूमेंट्स पे है, मगर फिर भी अगर अदालत बेहतर समझे कि मेडिकल एविडेंस देखना चाहिए तो मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करें। इस सिंगल एक्सपर्ट की रिपोर्ट के ऊपर एनएसआर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट जाने की बुनियादी वजह यह है कि देखिए, कानून और अदालतों में जो फैसले हैं वो नज़ीरों की रोशनी में होते हैं और इंटरप्रिटेशन का, तर्जुमे का या एप्लीकेशन में फ़र्क हो सकता है। हम इस बात को बिल्कुल समझते हैं कि जब मौजूद सिंध हाई कोर्ट में आला जजेस बैठे हुए हैं, वो अपनी जिम्मेदारी भी जानते हैं और उनको जैसी असिस्टेंस जैसे उनके सामने वकीलों ने दी, क्योंकि आपके सामने ये भी मौक़िफ़ है कि AG सिंध जो सिंध हुकूमत के वकील हैं, उन्होंने पहले दिन ये रवैया अख्तियार कर लिया कि इसमें किडनैपिंग नहीं हुई है और चाइल्ड मैरिज लॉ का भी इतलाक नहीं होता है और बच्ची की स्टेटमेंट काफ़ी है। तो अदालत ने जो फैसला किया, यकीनी तौर पर जो असिस्टेंस उनको दी गई है उसकी रोशनी में किया है और उन्होंने अपनी तरफ से कानून का ही इतलाक किया है। हमारी अंडरस्टैंडिंग कानून की नज़ीरों को लेकर थोड़ी मुख्तलिफ है। हम सुप्रीम कोर्ट से बुनियादी सदा ये कर रहे हैं हाई कोर्ट के फैसले के हवाले से कि हस्बे बेजा की जो कार्रवाई होती है, 491 की जो जुरिस्डिक्शन है अदालत की, उस जुरिस्डिक्शन के अंदर जब अदालत के सामने एक माइनर आए तो अदालत सिर्फ उस माइनर को गार्डियन की कस्टडी में दे सकता है, और गार्डियन या तो वालिदैन या खानदान होगा या रियासत पाकिस्तान होगी किसी भी एक छोटे बच्चे की। और जहां पे ये खदशा हो, कोई कंट्रोवर्सी आ जाए कि क्या बच्चा माइनर है कि नहीं, तो इस कंट्रोवर्सी को, चूंकि ये फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है, उसको तय करने का इख्तियार और मिजाज जो है वो फैमिली कोर्ट के पास है। और इसलिए भी सुप्रीम कोर्ट की नज़ीरें मौजूद हैं कि ऐसी सूरत हाल के अंदर अदालत को, हाई कोर्ट को चाहिए था कि बच्ची शेल्टर होम जाती और हमें राइट मिलता बतौर वालिदैन कि हम फैमिली कोर्ट से रुजू करते, फैमिली कोर्ट एक प्रॉपर ट्रायल कंडक्ट करती, एज के हवाले से अपने आप को सेटिस्फाई करती, और अगर बच्ची के कोई खदशात या जो भी मामला हैं उसका भी बयान लेती, वालिदैन का भी मौक़िफ़ सुनती और फिर तय करती कि क्या बच्ची वालिदैन के हवाले कर दी जाए या जब तक वो 18 साल की नहीं होती वो शेल्टर होम में रहे। ये जो हम बात कर रहे हैं ये कोई नुकी नहीं है। 3 से ज़ायद केसेस के अंदर हम खुद सिंध हाई कोर्ट के अंदर इस तरह की डायरेक्शंस अपने सामने देख चुके हैं। एक केस सिर्फ एक ही का मैं हवाला दूंगा, आरजू, जो आप लोगों के सामने 2 साल पहले हुआ था। बाकी केसेस का मैं हवाला इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मुझे इस बात की खुशी है कि उनकी तशहीर मीडिया पे नहीं हुई, और यहाँ पे बतौर एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट भी, एक वकील भी, एक जिम्मेदार शहरी भी, जहाँ तक गुमशुदगी का केस है वहाँ तक यकीनी तौर पे किसी का बच्चा गायब हो तो इंसान एक शोर मचाता है कि जी मेरा बच्चा ढूंढने में मेरी मदद करें। मगर जहाँ आपके सामने किसी छोटी कमसिन बच्ची के साथ कोई निकाहनामा आ जाए और कोई खदशा हो कि इसके साथ किसी किस्म का सेक्सुअल ऑफेंस हुआ होगा, वहाँ बेहतर है कि हम
कम से कम नाम इस्तेमाल करें और कम से कम आइडेंटिटी करें, क्योंकि ये भी हमने जहन में रखना है कि इस बच्चे ने आगे बड़े भी होना है। और आजकल सोशल मीडिया की डिजिटल एज की दुनिया में गूगल से कोई चीज़ छुपी नहीं है। आज कोई बच्चा अपना नाम गूगल पर डालेगा तो उसके सामने किस किस्म के आर्टिकल्स और क्या क्या बातें आएंगी। ये सारी चीज़ों से हम खैर लापरवाह हो जाते हैं। तो हाई कोर्ट जो है वो ये आज़ादी का फैसला नहीं दे सकती थी। और दूसरा जो अदालत ने, हाई कोर्ट ने, मौजूद अदालत ने हमारे नजरिए में जो एक इकदाम उठाया है कि एक फैसले के अंदर ये मान के और जान के कि एक फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है एज को लेके, और अदालत अपनी आईनी जुरिस्डिक्शन में, आईनी पिटिशन के दायरे कार में ये फैक्चुअल कंट्रोवर्सी एड्रेस नहीं कर सकती कि उम्र 17 है, 18 है या 14 है। फिर उसी फैसले के आखिर के अंदर एक बच्ची को आजाद कर देना परसुएंट टू द एज सर्टिफिकेट, यानी कि उसी मेडिकल सर्टिफिकेट पे जिसमें 17 साल है, तो एक तरीके से कहते हुए कि हम फैक्चुअल कंट्रोवर्सी सॉल्व नहीं कर सकते, उन्होंने कर दी। और उसका ये असर अंदाज आता है कि जैसे अदालत ने खत्मी उम्र तय कर दी बच्ची की। तो ये, और जो इस वजह से मैंने आपको शुरू में बताया था कि ट्रायल के ऊपर मनफी असरात हो रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है और हमने एक दरख्वास्त लगाई है कि हमें जो आने वाला हफ्ता है इसमें अर्जेंट हियरिंग दी जाए। यकीनी तौर पे अदालत आलिया जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, उससे और ऊपर कोई अदालत नहीं है, वो सुप्रीम जुडिशल अथॉरिटी है। वो अपनी जिम्मेदारियां हमसे बहुत बेहतर समझती हैं और हमें यकीन है कि हमारी कम से कम एप्लीकेशन को एक फेयर हियरिंग मिलेगी और अदालत अपने स्केड्यूल के मुताबिक जितना जल्द हो सकेगा इसको समाअत के लिए फेस करेगी। चूंकि मैं इस केस में सिर्फ मंडे से इंगेज हुआ हूं और मेरा लीगल चेम्बर इंगेज हुआ है, तो इससे पहले जो बहुत सारी कियास राइयां और बातें अलग अलग लोगों की तरफ से हुई, मैं से उसमें एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए, बतौर वकील, बतौर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, हमारी इज्जत या हमारा वकार अदालत से बढ़कर नहीं हो सकता। अगर अदालतों का एहतराम है तो वही वकालत का और कानून का और वकीलों का एहतराम है। तो हम कियास राइयों से जो है दूरी अख्तियार करें, इज्तनाब करें, और बेहतर है कि प्रोसीजर के ऊपर, चूंकि मामला अब सब जुडिस है, हम सिर्फ उसके ऊपर, मैं मीडिया को आगाह करना चाह रहा था कि हमारी इस्तदा क्या है, क्या होगा, क्या होना चाहिए, कैसे होगा, ये पेशन गोइयां हैं। एक छोटी बच्ची के मामले में जिसकी पूरी जिंदगी उसके आगे सामने पड़ी हुई है, हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं एक फेयर ट्रायल की एज पर प्रोसीजर, और जो कानून की नज़ीरें हमारे नज़दीक, हमारे सामने हैं। अब इस हवाले से आप कोई भी सवाल करना चाहें तो मैं हाजिर हूँ। मैं दरख्वास्त करूँगा अपने एसोसिएट से, ल्यूक से, कि आप भी आ जाइए, और एडवोकेट नबील साहब भी मेरे ख्याल में आगे उनसे रब्ता कर लीजिए प्लीज पहले बाहर। देखिए, हाई कोर्ट के फैसले के बाद सबसे पहले हाई कोर्ट ने निकाह के हवाले से कोई फैसला नहीं दिया। ये आप अगर हाई कोर्ट के फैसले को पढ़ेंगे, हाई कोर्ट ने कहीं पे भी ये नहीं कहा है कि ये निकाहनामा वैलिड है या इनवैलिडेटेड है। दूसरा एक चीज़ को आप समझिए कि जैक्टेशन का सिविल सूट होता है, सही है। निकाह जो है, बतौर जो हमारे सामने एविडेंस आया है, वो पंजाब में रजिस्टर हुआ है। वहाँ पे चाइल्ड मैरिज के हवाले से जो कानून पंजाब में है कि वहाँ की यूसी को दरख्वास्त लिखी जाती है, वहाँ की यूसी कॉग्निजेंस लेती है और फिर फैमिली कोर्ट को दरख्वास्त भेजती है। सिंस के हवाले में उनका मुख्तसर प्रोसीजर है। हम इस वक्त ये भी देख रहे हैं कि क्या यहाँ का ट्रायल कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा सिंध चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत कि नहीं, और अगर वो रीजनिंग करते हैं कि नहीं हो, तो फिर पंजाब में ट्रायल करने का सिर्फ चाइल्ड मैरिज के हवाले से हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। दूसरी बात यह है कि सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे अव्वल दर्जे के ऊपर बच्ची की सेफ कस्टडी और रिकवरी है हमारे नजदीक। निकाहनामा इनवैलिडेट होना या ना होना सब सेकेंडरी है, अगर बच्ची इस वक्त हमें नहीं पता किन हालात में है और कहाँ पे मौजूद है। सिर्फ सोशल मीडिया पे जो कुछ लम्हात की किसी बच्चे की वीडियोस वायरल हो रही हैं, आप उसको देख के ये गुमान नहीं कर सकते कि बच्चा बिल्कुल सही है, सेफ है और सिक्योर है। यकीनी तौर पे कानून और कुदरत ये मानती है कि बच्चा सबसे ज्यादा नेचुरली सेफ अपने वालिदैन की आगोश में और अपने घर में होता है। तो वो पहलू भी हम डेफिनेटली डिस्कवर करेंगे। सूट फॉर जैक्टेशन का इसके अंदर फाइल होगा। पुलिस की सी क्लास की रिपोर्ट है, क्या वजह हो सकती है सी क्लास की रिपोर्ट पे? मैंने आपके अंदर पहले वजह बता दी कि पुलिस ने एक बहुत स्लिप शॉट मैनर के अंदर इंक्वायरी की है। उन्होंने बहुत अहम हक़ाइक़ जो हैं उनको नज़रअंदाज किया है, बहुत से अहम शवाहिद उन्होंने कलेक्ट नहीं किए हैं
और हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर, जो कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए और ना बाइंडिंग है, और ना हाई कोर्ट ने ये कहा कि हमारे फैसले से मुतासर होकर इन्वेस्टिगेशन करो, उन्होंने मेरे ख्याल के अंदर एक छुपने की कोशिश की है, एक आर्ट लेने की कोशिश की है कि हम हाई कोर्ट के ऊपर सारा मलबा डाल के एक सी क्लास में चलान दे दें, जबकि हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ऐसी कोई डायरेक्शंस जो है वो पुलिस को नहीं दी थी। दूसरा, मेरे ख्याल में जिस तरफ आपका इशारा है, चूंकि हम एक दरख्वास्त जमा करा चुके हैं आईजी ऑफिस में, और उस दरख्वास्त में भी हमने एक ग्राउंड लिया है कि ये बात हमारे इल्म में है कि इस केस में जो नए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनकी तैनाती 30 मई को हुई है। जो ऑर्डर्स हाई कोर्ट के हैं वो हमें बताते हैं कि 30 मई को उस वक्त के जो एसएसपी एवीसीसी हैं उनको रेप्रिमांड किया गया था कि 3-4 पेशियां गुजरने के बावजूद वो बच्ची रिकवर नहीं करा सके, और उस वक्त के जो आईजी साहब थे उनको अपने ओहदे से फारिग किया गया था और शो कॉज किया गया था। तो क्या इस केस को लेके सिंध पुलिस के अंदर कुछ आला अफसरान कोई रिजेंटमेंट पाल सकते हैं या कोई बायस रख सकते हैं? बिल्कुल मुमकिन है। क्या उनके असर सूख के अंदर पुलिस ऑफिसर जो कि डीएसपी रैंक का है आ सकता है? बिल्कुल मुमकिन है। क्या अगर कल को ये बात साबित होती है कि मेहदी काज़मी साहब का मुकदमा और दावा सच्चा था और वाकई में किडनैपिंग हुई थी, तो जो अदालत ने डिसिप्लिनरी एक्शन लिया पुलिस वालों के खिलाफ, उसको क्रेडिबिलिटी मिलेगी। मगर अगर पुलिस कल को ये बज़द हो जाए कि हम सी क्लास में केस फाइल करके मेहदी साहब का दावा ही सिरे से झूठा जाहिर कर दें, तो जो डिसिप्लिनरी एक्शन कोर्ट ने उस वक्त अपने सामने मामला को देखते हुए मौजूदा पुलिस अफसरान के सामने लिया था, उसकी नफी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में पुलिस का अपना, या पुलिस का एज अ होल सिंध पुलिस का नहीं, क्योंकि देखिए अभी भी फेयर इन्वेस्टिगेशन की उम्मीद हमें आईजीपी ऑफिस से, जिनको हमने दरखास्त दी है, मगर कोई ब्यूरोक्रेसी के अंदर इन्फ्लुएंस कर रहा है या कर सकता है, तो ये अपनी नौयत का पहला केस नहीं है जहां पे सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स की वजह से इन्वेस्टिगेशन सबोटाज हुई हो। अच्छा सर, आपने आईओ तब्दील करने की बात की है, क्या किस ग्राउंड के ऊपर आप आईओ तब्दील करना चाहते हैं, और जो आपने एप्लीकेशन जमा कराई है तो उस पर क्या रिस्पांस मिला है कि कितने दिनों में या चेंज हो जाएगा? सर, क्योंकि आईजी साहब ने बोल दिया कि 2000 केस है खत्म हो चुका, अच्छा हुआ आपने ये खुद सवाल किया। देखिए आपके इल्म में कि 4-5 दिन से ये केस मेरे सामने आया है। पहली दिन वजह मेरी सिर्फ मीडिया के सामने डिस्क्लोज करने की ये केस मैंने लिया है, वो ये थी कि हमारे मुल्क में जहां बहुत सारे लोग अच्छे दिल से, अच्छी नीयत से मजलूम लोगों की, मजबूर लोगों की, या जो मुश्किल में लोग को मदद करना चाहते हैं, वहीं पे कुछ अनासर कभी ना कभी ऐसी चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। तो चूँकि हमारे चैम्बर ने ये केस प्रो बोनो लिया था, मुझे उसकी वजाहत देनी थी, तो इसलिए मैंने ये बात डिस्क्लोज की कि हमने ये केस लिया है। उसके बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बुनियादी तौर पे वजह यही पेश आई है कि गुज़िश्ता रोज़ मीडिया के सामने मोहतरम आईजी साहब ने कहा है कि यह मामला ख़त्म हो गया है, चलान एक्सेप्ट नहीं हुआ है, कोई फाइनल जुडिशल फाइंडिंग नहीं आई है, पुलिस ने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है। पुलिस का मौक़िफ़ हतमी मौक़िफ़ नहीं हो सकता। एट बेस्ट वो एक डीएसपी रैंक के, एक आईओ की इंडिविजुअल इन्वेस्टिगेशन है। हो सकता है कल को आईजीपी साहब जो है तमाम शवायद को अपने सामने रखें तो वो खुद इससे डिसएग्री करें। तो मेरे ख्याल में कबल अज़ वक्त था उनका एक जिम्मेदार अफसर का बयान देना। अगर वालदैन ने माजी के अंदर कोई बात की है तो जिसकी सगी बच्ची गायब हो वो जज्बात में भी आ सकता है, और वो इस तरह की चीज़ों के लिए, मामलात हालात के लिए रेडी नहीं हो सकता। वो कभी शायद ऐसी भी बात कर सकता है जिसका मफहूम कुछ और हो, वो कहना कुछ और चाह रहे हो। मगर आईजीपी साहब जो है मुझसे बेहतर अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं, और मेरे ख्याल में बयान को नहीं देना चाहिए था। सिंधु को नहीं चाहिए था पुलिस को और जितने भी इदारे उनको ठीक करके पूरे मामले में अभी भी जो मेहदी काज़मी इंसाफ के लिए घूमे। देखिए हाँ, और जो भी देखिए ये सवाल मेरे ख्याल में मुझसे करने के नहीं है। ये बेहतर है कि अगर आपने करने हैं तो आप वालिद साहब से करें, क्योंकि मुझसे सवाल से ऐसे कोई बात नहीं हुई है। ठीक है। दूसरी बात, मैं यहाँ पे किसी भी किस्म का सियासी तबसरा अवॉइड करना चाहता हूँ इस केस के अंदर, इस केस की हसासियत को देखते हुए। तीसरी बात, सिंध हुकूमत का सिर्फ मैंने यहाँ तक जिक्र किया जो एजी साहब ने अदालत के सामने मौक़िफ़ इख्तियार किया, जिसको अदालत का हिस्सा बनाया।
जहाँ AG साहब जो सिंध हुकूमत की पूरी हुकूमत के सबसे आला वकील हैं मौक़िफ़ दे रहे हैं कि ये किडनैपिंग का केस नहीं है और चिल्ड्रन चाइल्ड मैरिज लॉ का भी इतलाक़ नहीं होता, वहाँ एक जाविया एक नज़रिया हमारे सामने आ गया है। अब लोग कितने सिंसेर हैं कितने सिंसेर नहीं है, मेरे ख्याल में ये गैर मुनासिब है। मेरा ये मानना है जो भी अब तक वालिदैन का साथ देता रहा है यकीनी तौर पे नेक नीति से और अपनी जितनी भी उसकी दायरा कार है, जितनी भी प्रोविस है, उसके तहत उन्होंने यकीनी तौर पे मावनत की होगी, हकीकी की होगी। देखिए जी, हमारा इसमें मौक़िफ़ ये है कि एक जर्नी है, एक ऑफेंस शुरू होता है इनके घर से कराची के अंदर और फिर उसकी हतमी शक्ल जो है वो सिर्फ मैरिज नहीं है, मैरिज के बाद भी एक कन्फाइनमेंट कंटिन्यू हो रही है जिसको हम इलीगल मान रहे हैं चूँकि वो एक किडनैपिंग के नतीजे में रिजल्ट हुई है, सही है। और उसके बाद और से बहुत से जुराइम या क्राइम, चूँकि हमारे सामने बच्ची का एज के अलावा कोई MLO नहीं आया है, बच्ची का कोई मेडिको लीगल नहीं हुआ है, सिर्फ एज की हद तक उसको MLO कहा जा रहा है, बाकी बच्ची के साथ कोई टॉर्चर है, कोई वायलेंस है, कुछ भी है, हमें नहीं पता, इसके बारे में हम नहीं जानते। क्योंकि एक जर्नी में ऑफेंस है तो हमारा दाविया ये है कि यहाँ की कोर्ट जुरिस्डिक्शन ले सकती है। अगर अदालत का उसके ऊपर कोई और मौक़िफ़ होगा और हमें आला अदालतों से डायरेक्शंस मिलती है कि नहीं आप पंजाब के अंदर जुरिस्डिक्शन बनती है, आप वहाँ केस फाइल करें, तो एज पर कोर्ट डायरेक्शंस हम वो रेमेडी लेंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हम कराची में रहते हैं, बाशऊर लोग हैं, हमने यहाँ के गरम नज़ीर अहमद एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हमारे सामने है, साथ है, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस केस की पैरवी कर रहे होंगे, मैं इनको असिस्ट कर रहा हूँ बतौर एडवोकेट हाई कोर्ट। ल्यूक विक्टर जो हैं हमारे साथ, हमारे पैरालीगल हैं, चीफ ऑफ रिसर्च हैं इन केसेस के अंदर और मल्टीपल केसेस चाइल्ड मैरिज के देख चुके हैं। ये लीगल टीम मावनत कर रही है। अच्छा हुआ कि वो आप आगे केस के वाले से बुनियादी बातें कर चुके हैं। अच्छा मोहतरमा, मैं पहले एक वजाहत कर दूं, चूँकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप बतौर शहरी सवाल कर रही हैं या बतौर मीडिया सवाल कर रही हैं? अगर आप बतौर शहरी सवाल कर रही हैं तो मैं बेहतर समझूंगा कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा जवाब दूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बतौर मीडिया सवाल कर रही हैं, जी बतौर मीडिया सवाल कीजिए। देखिए, अदलिया को प्लीज़ समझने की कोशिश करें कि हमारे जहन में, मेरे ख्याल में, जब हम क्राइम इमेजिन करते हैं या इंसाफ या अदालत इमेजिन करते हैं तो किसी फिल्म का तस्वुर आता है जहाँ एक ही कोर्ट बैठ के तमाम फैसले कर देता है। अदालत अलग अलग दायरा कार में, आईनी दायरा कार अलग है, क्रिमिनल ट्रायल का दायरा कार अलग है, सिविल प्रोसीडिंग्स का दायरा कार अलग है, गार्डियन एंड वार्ड के तहत कस्टडी का दायरा कार अलग है। हस्बे बेजा के अंदर सिर्फ मखसूस दायरा कार है कि जो अबडक्टी है, जो गुमशुदा है, जो इलीगल कन्फाइनमेंट में है, उसको अदालत के सामने प्रोड्यूस किया जाए और उसके बाद अगर वो मेजर है तो उसे आज़ाद कर दें उसकी ख्वाहिश के मुताबिक, और अगर माइनर है तो गार्डियन को दे दें। वहाँ के अंदर हस्बे बेजा की पेशी के अंदर वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते, ना पुलिस इन्वेस्टिगेशन को डायरेक्ट कर सकते हैं। पहली बात, अगर आपने पुलिस इन्वेस्टिगेशन के हवाले से कोई बात करनी है तो ट्रायल कोर्ट है। जहाँ तक ट्रायल कोर्ट की बात है, इस वक्त तक जब हमारी मालूमात है, मरकजी मुल्ज़िम इस केस का जो है वो अदम गिरफ्तार है। ठीक है, तो ये सवाल करना कि अदालत ने अभी तक क्यों कुछ नहीं किया, जो एप्लीकेशन, जो दरख्वास्त अदालत के सामने है, अदालत उसी के ऊपर राय देगी। अदालत अपने दायरा कार से बढ़ के कोई फैसला नहीं कर सकती कि जी ये सारे मामलात हैं क्यों हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अदालत अपने सामने मौजूद शवाहिद को देख के जो दलाइल हैं उन पे आर्गूमेंट्स करती है। अदालत का काम नहीं है कि वो अखबारात देख के या सोशल मीडिया देख के व्यू फॉर्म करे और इंक्वायरियां शुरू कर दे। तो ये भी हमें अदालत के बारे में और अदालत के रोल के बारे में समझना होगा। हक में तभी होगा जब मुल्जिम कन्विक्ट होगा। ठीक है, जहां तक हस्बे बेजा की बात है, वहां पे बच्चे की प्रोटेक्शन है जिसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं। वहां पे क्रिमिनल ट्रायल नहीं हो रहा, वहां पे सजा की बात ही नहीं हो रही, वो ट्रायल कोर्ट करेगा। जहां पे फैमिली कोर्ट की बात है, वहां पे बच्ची की फाइनल कस्टडी वालिदैन के पास रहेगी या स्टेट की बात रहेगी कि वो बात है। क्रिमिनल ट्रायल के अंदर अगर कन्विक्शन होती है पूरा ट्रायल चलने के बाद, तो कन्विक्शन का मतलब ये होता है कि मुल्जिम को सजा हुई है और हक में आना फैसला उसी को कहते हैं। मगर इस चीज़ में फ़र्क करें कि हाई कोर्ट के सामने मुख्तलिफ प्रोसीडिंग्स है, सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्तलिफ प्रोसीडिंग्स है और ट्रायल कोर्ट के सामने मुख्तलिफ प्रोसीडिंग्स है। आपसे कोई बात करना चाहें इस बात पर? अच्छा भाई साहब, आपने अपना जो है लीगल टीम चेंज किया, जिब्रान नासिर साहब जो है लीड कर रहे हैं, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं आज जो आपने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की है, आइंदा का क्या अमल होगा आपका? देखिए, जो लीगल अमल था वो तो सर ने ऑलरेडी बता दिया है।
स्कीम जो हमने चेंज की बेसिकली विद द टाइम बीइंग आपको एज पर सिनारियो आपको चेंजेस लेनी पड़ती हैं। हमने यही बेटर समझा और सर से के पास गए। 2 माह से आपका केस चल रहा है, मुख्तलिफ आपका कानूनों भी गए तफ्तीश अफसर, अब तक पुलिस का रवैया आपके साथ कैसा रहा? मेरा ख्याल है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपके सामने ही है। मेरा ख्याल है कि इसमें अब मैं क्या बोलूं, जिस तरीके से कोर्ट के अंदर जो कुछ डिसीजंस हुए, मेरा ख्याल है पुलिस ने उसको मेरे से वो ले लिया। अगर कोर्ट ने मुअज़्ज़ज़ अदलिया ने कोई डिसीजन दिया है या उसमें तो उसमें मेरा तो वो नहीं था। सेकेंडली पुलिस ने जो है वो मेरे साथ अब तो खैर कोई कोऑपरेट नहीं कर रहे। एज पर सर उन्होंने बताया भी कि रिपोर्ट तक उन्होंने हमें नहीं दी। बाकी चीज़ें आपके सामने हैं। अच्छा, मैं एक सेकंड जाऊंगा कि इसमें एक सेकंड। हाँ, इस पे जी अगेन क्या सराइयों के ऊपर बातें कौन कर रहा है? क्या आपकी मुल्जिम से बात हुई है? मेरे ख्याल में नहीं हुई है। अफवाहें क्या इंटेलिजेंस के दायरे से आई है? अगेन बोल रहे हैं, एक इंटरव्यू आया उसमें ज़हीर बोलता है कि हम लोग जो है वो पूरा पाकिस्तान हमने घूम लिया, हम कहीं बाहर जाएंगे, तो वो तो ज़हीर के मुंह के अल्फाज है। और दूसरी चीज ये, अगर वो बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या हुकूमत पाकिस्तान उनको रोक सकती है? इस वाले को बताएं। क्या आपने इसी में नाम डालने की कोशिश? देखें जी, हम इस स्टेज पे जब हम हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, जब हमारी पहली दरख्वास्त है, उस पहली दरख्वास्त के तहत हमने एसेंशियली कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करनी है कि जो कोर्ट को जब तक के इस केस को फाइनली डिसाइड किया जाए तब तक के बच्ची को सिक्योर किया जाए। अब वो सिक्योर कोर्ट का काम है कि वो किस तरीके से उसको सिक्योर करती है। अब उसमें जब हमारा केस ऑलरेडी फाइल हो गया है और जब केस फाइल होने के बाद एक दरख्वास्त है जो मोस्ट लाइकली नेक्स्ट वीक तक लग जाएगी, तो जब ये केस टेकअप होगा तो इन सारी चीज़ों को अंडर कंसिडरेशन लेते हुए कोर्ट ने ये सारे फैक्टर्स देखते हुए किस तरीके से एक बच्ची को सिक्योर करना है टिल द टाइम कि इस केस में फैसला हो जाए, तो उस सारी इंटरेस्ट को कोर्ट ने प्रोटेक्ट करना है। और कोर्ट के सामने दरखास्त लगी हुई है, उसमें ये मामला कि जी बच्ची अगर ट्रैवल करना चाह रही है या ये सारी अफवाहें आ रही हैं, जब एक मामला कोर्ट में मौजूद है और उसमें एक दरखास्त लगी है, तो अब आई थिंक कि कोर्ट जो है वो इस सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उस सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करेगी। अगर कोर्ट मुनासिब समझती है कि जी द पेरेंट्स बीइंग द गार्डियन, अगर उनको हैंड ओवर कर दे तो उनको हैंड ओवर कर देगी, या टिल द टाइम के जी अगर उसको वो किसी ऐसे इदारे में या कहीं जो है मैनेज बाय द स्टेट, अगर वहाँ पे जो है वो उसको मुंतकिल करना चाहे, दैट इज इंटायरली एट द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट। तो इस वजह से ये सारे मामला जो है कबल वक्त हैं कि अगर हम इस चीज़ पे कमेंट करें कि जी मुल्क से बाहर जा रहे हैं। एक चीज़ है विच इज़ ऑलरेडी बीन हाईलाइटेड, हमने ऑलरेडी एक अपील फाइल कर दी है, हम कानूनी चाराजोई कर रहे हैं और उस पर जो है वो कोर्ट नेसेसरी जो भी इकदाम हैं वो उनको उस तरीके से जो है वो उसको अमल में लाएगी और इंशाल्लाह हम उम्मीद कर सकते हैं उस पर जो है वो जो भी होगा वो एक ऑर्डर आ जाए। अच्छा, मैं आखिरी बात एक कर दूं। देखें, कुछ चीज़ें दोस्तों बहुत टेक्निकल और समझने की होती हैं। अदालत ने ये कहा है कि बच्ची की स्टेटमेंट के तहत और मेडिकल एविडेंस के तहत हमने उसको आज़ाद कर दिया। क्या अदालत ने नादरा के खिलाफ कोई इंक्वायरी ऑर्डर की? नहीं। क्या अदालत ने नादरा के रिकॉर्ड को झुटलाया? नहीं। आप बगैर पासपोर्ट के क्या मुल्क छोड़ सकते हैं? नहीं। नया पासपोर्ट इशू कराने के लिए आपको शनाख्ती कार्ड चाहिए। क्या नादरा अपने रिकॉर्ड में नेमो बदल करेगी? क्या नादरा अपने रिकॉर्ड में अब जाके बच्ची को बड़ी उम्र का लिखेगी या छोटी उम्र का लिखेगी? यकीनी तौर पर वो नहीं होगा। तो अगर नादरा के रिकॉर्ड के अंदर अब कोई चेंज होता है, उसके नतीजे में कोई नया शनाख्ती कार्ड या नया पासपोर्ट आता है, तो वो हम ऑलरेडी आपके सामने भी बात है कि वो एक फ्रॉड होगा विद इन द नादरा सिस्टम, वो एक अलग से क्राइम खुलेगा, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हैं, बाय नादरा वेरीफाइड हैं। तो लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से अगर कोई ट्रैवल करना चाहता है तो मेरे ख्याल में वो मुमकिन नहीं है। और अगेन मैंने आपसे भी बात की कि हम अफवाहों पे क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हकायक इतने बड़े और खौफजदा हैं हमारे सामने, खौफनाक हैं, खौफजदा में कह गया कि हमें और क्या सराइयों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बच्ची जो कमसिन है, जिसकी उम्र 14 साल है और वाकई के वक्त 13 साल 11 महीने 19 दिन है, वो अपने घर से गायब होती है। ये अपने आप में एक बहुत खौफनाक बात है। वो फिर उस शहर से गायब होती है, वो सूबे से गायब होती है, वो एक और शहर पहुंच जाती है। ये अपने आप में एक हकायक है हम सबके सामने और खौफनाक बात है। और फिर अचानक से एक लड़का सामने आता है और कहते हैं कि जी इन्होंने शादी कर ली है, और फिर उसके बाद मुख्तलिफ अदालतों के अंदर पेश करके एक बच्ची से झूठी गवाही दिलवाई जाती है बार बार
कि जो बच्ची दे रही है, अदालत प्रेशर नहीं डाल रही है, बट इस चीज़ को भी अदालतों को गौर रखना चाहिए। और ये हमारी कोई नसीहत नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की अहकामात हैं कि जब कोई बंदा किसी की कन्फाइनमेंट के अंदर महीना 2 महीना लंबा अरसा रहा हो तो आप इस बात को रद्द नहीं कर सकते कि उस इंसान में कोई इन्फ्लुएंस होगा। यहाँ जो मौजूद हाई कोर्ट अदालत के अंदर बयान हुआ है, तकरीबन 6 से ज़ायद हफ्ते एक बच्ची एक शख्स के साथ जो इस केस का मरकजी अक्यूज है उसके साथ रहती है, और उसी के साथ उसे पंजाब से कराची पुलिस लेके आती है, उसी के साथ उसे अदालत पेश करती है, और थोड़ी देर बाद आप उसका बयान ले लेते हैं। तो बयान उसने जो भी दिया, मगर एक एक्स्ट्रा कंसिडरेशन अदालत के लिए है एज पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्स कि आप इस चीज़ को गौर करें कि क्या ये बयान फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस और फेयर है कि नहीं। क्या आपको और वक्त देना चाहिए, बच्ची को 1 हफ्ते के लिए शेल्टर होम भेजना चाहिए, उसके साथ कोई थेरेपिस्ट एसोसिएट कर देते, बेशक वालिदैन को ना मिलने देते, बेशक जिसने शादी का दावा किया उसको ना मिलने देते, आज़ादाना तौर पे बच्ची को फिर से बुलाते, और तब भी इन तमाम चीज़ों के होने के बावजूद भी आप नाज़रा के डॉक्यूमेंट्स को नहीं जुटला सकते या उसकी नफी कर सकते। तो ये फैक्चुअल कंट्रोवर्सी मेंटेन रहती है, उसको फाइनली फैमिली कोर्ट ने एड्रेस करना था। देखिए ये मामला जो है ना कोई वालिदैन की मसला नहीं बन सकता कि उन्होंने गलत ज्ञान की बुनियाद के ऊपर जो है उम्र छुपाई है, कि ये वाला मामला भी फिर आगे बढ़ेगा। ये नहीं बढ़ेगा क्या नाज़रा के अंदर जो उम्र का मामला है, मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर बच्ची का जो अपना बयान है उसके ऊपर क्या वालिदैन के ऊपर ये मामला नहीं है? अच्छा, आपने सर आपने चूंकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर पहले ज्वाइन की है, मैं जब शुरू में प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात कर रहा था मैंने इस बात का जवाब दिया था कि सुप्रीम कोर्ट की एज रिसेंट एज 2017 जजमेंट है, 2014 की जजमेंट है, 2005 की जजमेंट है कि जहां एक वाक़े से पहले डॉक्यूमेंट्स का, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ का जो उम्र बताते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, शनाख्ती कार्ड, बे फॉर्म, पासपोर्ट वगैरह, इनका इजरा वाक़या से बहुत अरसा पहले हुआ हो, ऐसे हालात के अंदर मेडिकल एविडेंस उन डॉक्यूमेंट्स की नफी नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि नाज़रा आपको वक्त नहीं बताता मगर तारीख, महीना और साल बताता है, जबकि जो ऑसिफिकेशन टेस्ट है, मेडिकल रिपोर्ट है, ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है हमारी अदालतों के अंदर, वो 1 से 2 साल की रेंज बताती है। और इस केस में ये भी आपके सामने है कि मेडिकल रिपोर्ट एक चीफ रेडियोलॉजिस्ट की है, ये एक मेडिकल बोर्ड की भी नहीं है। तो मेडिकल बोर्ड भी इस रिपोर्ट की नफी करके अगर कल को बच्ची को 17-18 के बजाय 16-17 लिख देता है या 15-16 लिख देता है तो सारे मामला वहां जाते हैं। जहां तक नाज़रा को क्या करना चाहिए और मजीद और क्या नहीं करना चाहिए, वो कोई और कंप्लेन हो तो वो हमारे केस से रिलेट नहीं करता, मगर चूंकि इस केस में एक नाज़रा के डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने हैं तो बगैर प्रोसीडिंग्स के तो मेरे ख्याल में नाज़रा नए डॉक्यूमेंट्स इशू नहीं कर सकता। आपने सवाल किया था कि अगर किसी के पास शनाख्ती कार्ड ना हो और बे फॉर्म ना हो और नाज़रा के डॉक्यूमेंट्स ना हो तो उसकी शादी कैसे की जाए। सिंध चाइल्ड मैरिज लॉ हो या पंजाब में जो 1929 का चाइल्ड मैरिज स्टेट लॉ लगता है, उनके रूल्स में ये वाज़ेह है कि निकाह ख्वान ने क्या करना है। और पंजाब के रूल्स को तो भी रिसेंटली लाहौर हाई कोर्ट ने 2020 में एक जजमेंट के तहत दोबारा इन्फोर्स कराने को भी कहा है कि जहां नाज़रा के डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल ना हो, यूसी का कोई सर्टिफिकेट अवेलेबल ना हो, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स ऐसी कोई चीजें अवेलेबल ना हो, वहां पे आप मेडिकल कराइए बच्ची का। आप किसी भी बच्ची को जो शादी की ख्वाहिशमंद है और वाकई में 18 साल से ऊपर है, उससे कोई बात नहीं होगी कि वो एक पुलिस कहते हैं सर्जन के पास पर कि वो एमएलओ कराने के लिए मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दे और एक सर्टिफिकेट लेके आ जाए, उसके एक्सरे के ऊपर एक रिपोर्ट आ जाए। मगर सिर्फ वर्बेटम पे, सिर्फ ओरल बयान के ऊपर जो है ये मामलात नहीं हो सकते। और क्या कोई अदालत सिर्फ और सिर्फ, चूंकि आपके सामने है कि लाहौर के अंदर ये खबर आई थी, एक फैसला हुआ था, बच्ची के जबानी बयान पे उसे फिल मुख्तारी का समझे सर्टिफिकेट देके उसे आज़ाद कर दिया था। जस्टिस हमूद रहमान साहब का 1969 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि कोई भी मैजिस्ट्रेट सिर्फ जबानी बयान के ऊपर फुल मुख्तारी का सर्टिफिकेट या ये डिक्लेरेशन के बच्ची मेजर होगी जारी नहीं कर सकता, उसको और एविडेंस गैदर करना चाहिए। मौजूद हाई कोर्ट ने तो फिर भी थोड़ी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए मेडिकल एविडेंस कॉल किया था, चलो हम उसको और इंक्वायर करते हैं। मगर लाहौर के अंदर जब शुरू में अप्रैल के अंदर मई के शुरू में बच्ची का पता चला था और वहां की अदालत का जो मजिस्ट्रेट साहब का रवैया था, मेरे ख्याल में वो बहुत ही गैर जिम्मेदार था। थैंक यू सर।